कल जो मैंने आपको जो टॉपिक कवर किया था वो अपन ने काफ़ी कुछ बॉडी पे आके ख़त्म किया था। और फिर अपन ने बॉयलर प्लेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं और उस एलिमेंट का क्या रोल है वो मैंने आपको समझाया था। उसके अंदर डॉक टाइप हम HTML से क्यों स्टार्ट करते हैं। फिर हमारा जो एलिमेंट आता है दूसरा जो आता है वो आता है HTML एलिमेंट, मतलब HTML टैग। HTML टैग के अंदर हम लोग शुरू करते हैं अपने डॉक्यूमेंट जो पेज है उसका हेड के अंदर, हेड एलिमेंट के अंदर हम सारे मेटा डेटा के बारे में लिखते हैं जो कि इंडेक्सिंग और सर्च इंजन के लिए हम लोग लिखते हैं ताकि वो हमारी रैंकिंग कर सके, हमारी इंडेक्सिंग कर सकते। तो हमने मेटा डेटा के बारे में आपको बताया कि मेटा डेटा का क्या रोल होता है। उसके बाद मैंने एट्रीब्यूट क्या होता है वो बताया, एट्रीब्यूट क्या रोल प्ले करता है एक टैग नेम के लिए या फिर अपन बोल सकते हैं एलिमेंट के लिए। ओके, एट्रीब्यूट को किस तरीके से लिखते हैं, एट्रीब्यूट का लिखने का तरीका, नेम देते हैं फिर उसकी वैल्यू देते हैं, मतलब नेम और उसकी वैल्यू डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर। ओके, आप डबल इन्वर्टेड कोमा की जगह सिंगल इन्वर्टेड कोमा भी दे सकते, लेकिन रेकमेंडेड यही है कि आप उसको कि डबल इन्वर्टेड कोमा में दे। ओके, और उसी के अंदर हेड के अंदर हमारा टाइटल टैग आता है, टाइटल एलिमेंट आता है जिसमें हम अपने पेज का टाइटल देते हैं, मतलब अपने पेज का नाम देते हैं, टाइटल देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हेड क्लोज हो जाता है, हेड का एंडिंग टैग जो है वो हम लगा देते हैं। ठीक है, तो हेड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और क्यों ज़रूरत है वो मैंने बताया पिछली वीडियो में। उसके बाद हम बॉडी चालू किए थे और बॉडी के अंदर ही हम वो चीज़ें लिखते हैं जो यूज़र को डिस्प्ले हो सके पेज पे। तो बॉडी एक ऐसी जगह है जो मेजर रोल प्ले करता है जिसके अंदर हम जो भी कंटेंट शो कराना चाहते हैं रीडर को वो बॉडी के अंदर ही आता है। तो जो भी अब हम प्रोग्राम लिखेंगे वो सारे बॉडी के अंदर ही लिखेंगे, इसलिए बॉडी जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम पिछले वीडियो में बॉडी के अंदर हमने लॉरम लिख के, मतलब लॉरम एक प्री डिफाइंड टेक्स्ट है जो विजुअल स्टूडियो कोड का एक फंक्शन होता है, एक एक्स्ट्रा फंक्शन है जो हमको सुविधा देता है कि अगर हमको टेक्स्ट को हाथ से नहीं लिखना है लंबा चौड़ा तो हम एक टेस्टिंग के लिए हम लॉरम एमिट का यूज़ कर सकते हैं और उससे हम शो कर सकते हैं। तो आप अपना विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो ओपन कर लीजिए और सेम उसी तरीके से माई टॉपिक HTML का आप पेज बना लें और पेज बना के आप उसको ये इधर नीचे आपका लाइव का बटन आएगा उसको लाइव कर दीजिएगा बॉयलर प्लेट लगाने के बाद। तो आज हमारा जो टॉपिक जो रहेगा वो हेडिंग्स के ऊपर रहेगा कि HTML एलिमेंट हेडिंग्स का क्या रोल है और वो कैसे हम लगाते हैं अपने पेज के अंदर और उसका रोल क्या है। ठीक है, और जहाँ अगर मैं बोलूँ आपको कि एलिमेंट, अगर मैं बोलता हूँ शब्द आगे जितने भी वीडियो रहेंगे या मेरे जो ट्यूटोरियल रहेंगे तो एलिमेंट से आप मतलब समझ जाएगा कि मैं टैग के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक टैग ही ओपनिंग टैग प्लस कंटेंट या उसके एट्रीब्यूट्स और क्लोजिंग टैग मिला के एक एलिमेंट बनता है उस टैग का, उस टैग नेम का। ठीक है, तो अगर मैं एलिमेंट बोलता हूँ तो मत समझ जाइएगा कि मैं टैग नेम के बारे में बात कर रहा हूँ, टैग के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आगे जितने भी मैं आपको जो भी समझाऊँगा वो एलिमेंट शब्द का प्रयोग ज़्यादा करूँगा ताकि आपको इसके बारे में एक रेगुलरिटी बन जाए कि हाँ भाई एलिमेंट को हम टैग ही बोलते हैं। ओके, तो अब से मैं एलिमेंट आपको टैग को एलिमेंट के नाम से संबोधित करूँगा। ओके, तो आज हमारा जो विषय रहेगा, आज जो सब टॉपिक जो रहेगा वो हेडिंग्स के बारे में रहेगा। ये हेडिंग्स क्या रोल प्ले करते हैं। अभी तक आपको बॉयलर प्लेट से लेकर बॉडी के अंदर तक का समझ में आ गया। अब बॉडी के अंदर हम कैसे कोड लिखते हैं उसकी शुरुआत हम हेडिंग से करते हैं। ओके, तो मैं ये लॉरम को मिटा देता हूँ। ओके, और हेडिंग्स एक्चुअली क्या होता है, हेडिंग्स जो होता है वो क्या होता है। हेडिंग्स का मतलब होता है हिंदी में शीर्षक।
जैसे हम कुछ चीज़ें लिखते हैं कि हेडिंग हो गया हमारा अबाउट अस। ओके, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 36 कर देता हूँ, 48 कर देता हूँ। चलिए, तो ये हमारा हो गया हेडिंग। ओके, अब हेडिंग के अंदर हम पैराग्राफ लिखते हैं फिर। ठीक है, पैराग्राफ हमारा जो भी है, जैसे कि माय नेम इज़ दीपक और I have a channel which teaches about वेब डेवलपमेंट। ओके, तो इस तरीके से हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं। ये हमारा हेडिंग हो गया। तो हेडिंग का मतलब क्या होता है कि हम एक इम्पोर्टेंस क्रिएट कर रहे हैं अपने पैराग्राफ के लिए। ठीक है, मतलब हमारा सब्जेक्ट के बारे में हम लिखते हैं, या हम अपने कंटेंट का टाइटल हम बता सकते हैं कि मैं अपने बारे में जो बता रहा हूँ उसका टाइटल हमने दे दिया या हेडिंग दे दिया अबाउट अस। शीर्षक क्या है, हमारे विषय का शीर्षक क्या है, हमारे टॉपिक का सब्जेक्ट क्या है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो हेडिंग जो HTML में है उसका रोल भी यही है कि आपका जो शीर्षक क्या है आपके कंटेंट का। ओके, तो हेडिंग का एक मेजर रोल ये भी है कि ये आपके इंडेक्सिंग के लिए बहुत मदद करता है। मतलब कई लोग जो वेब डेवलपर्स जो पेजेस बनाते हैं वो हेडिंग का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो हेडिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो जानते हो कि हेडिंग क्यों ज़रूरी है। तो ये एक आप समझिए पेज का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है हेडिंग। क्योंकि अगर आप हेडिंग के द्वारा हेडिंग लिखने के बाद अपने कंटेंट को शो कराएंगे तो एक तो यूज़र भी समझ जाएगा कि भाई आपका जो कंटेंट है उसका टाइटल क्या है, उसका शीर्षक क्या है। ओके, दूसरा जब सर्च इंजन पे या गूगल मान लीजिए या बिंग मान लीजिए, याहू सर्च इंजन हो गया, इसको भी आपके पेज को रैंक कराने के लिए, इंडेक्सिंग कराने के लिए हेडिंग से वो चीज़ों को ढूंढता है कि आपका जो शीर्षक जो है, जो आपका टॉपिक है, वो जो यूज़र जो सर्च इंजन में ढूंढ रहा है उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हेडिंग से वो पकड़ता है चीज़ों को सर्च। तो हेडिंग लगाना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप कुछ भी कंटेंट लिखें तो प्रैक्टिस करिए कि आप हेडिंग उसको डालें। ओके, तो हेडिंग का यही रोल होता है कि ये इंडेक्सिंग में बहुत काम करता है। और कई लोग क्या करते हैं, हेडिंग का जो यूज़ करते हैं वो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए या बड़ा करने के लिए, साइज़ बड़ा करने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसके लिए दूसरे फंक्शंस हैं। ठीक है, मैंने देखा है कई लोग हेडिंग को बीच में ला देते हैं और ताकि आपका टेक्स्ट थोड़ा बोल्ड दिखे या उसका साइज़ बड़ा दिखे। तो ये लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये लोग लगाते हैं कि हेडिंग को कहाँ लगाना चाहिए, एक्चुअली में उसका रोल कहाँ है उसको समझिए। और उसके बाद बोल्ड का कहाँ यूज़ करना है तो उसका, क्योंकि HTML में एक अलग से मेथड है बोल्ड करना, साइज़ बड़ा करना, वो मेथड है। CSS के थ्रू भी है, HTML का खुद का भी कुछ कोड्स हैं जिससे आप बड़ा कर सकते हैं। तो हेडिंग का यूज़ सिर्फ वहाँ कीजिए जहाँ आपको टाइटल देना है या हेडिंग देना है आपके कंटेंट को। और जब भी आप कंटेंट कुछ लिखें तो उसका हेडिंग टैग के अंदर हेडिंग ज़रूर डालिए। तो हेडिंग टैग कितने टाइप के होते हैं, हेडिंग टैग कितने टाइप के होते हैं? तो जो हेडिंग होता है वो आपका 6 टाइप के होते हैं। 6 टाइप का हेडिंग टैग होता है। जैसे कि पहला होता है H1, ओके, दूसरा होता है H2, तीसरा होता है H3, चौथा होता है H4, पांचवा होता है H5 और छठा होता है H6। ये 6 प्रकार के हेडिंग टैब्स होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आप कंटेंट और फिर क्लोजिंग H1 क्लोजिंग टैग, तो ये एलिमेंट हो गया एक आपका हेडिंग एलिमेंट हो गया। ओके, सेम उसी तरीके से कंटेंट और H2। ओके, इसी तरीके से आपका H3, H4, H5 में भी यही चीज़ें आपको लिखना है।
अब ये कैसा दिखता है जब हम कोड लिखेंगे, चलिए हम एक एग्जांपल करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भाई हेडिंग H1 और कंटेंट लिखा मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट विथ दीपक, ओके। और H2 मैंने एक दूसरा हेडिंग लिया और इसका मैंने लिखा, जैसे ही आप विजुअल स्टूडियो कोड में जैसे ही आप एंगुलर ब्रैकेट लगा के टैग लिखेंगे और ओपनिंग टैग का एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो जैसे ही आप उसको करेंगे ना, एंटर करें, मतलब जैसे ही आप उसको करेंगे ऑटोमेटिकली विजुअल स्टूडियो कोड जो है क्लोजिंग टैग बना देगा और आपका कर्सर को बीच में रख देगा जहाँ आप कंटेंट को लिख सकें। तो ये भी एक फ़ायदा है विजुअल स्टूडियो कोड का। तो मैं यहाँ पे भी अपना कंटेंट सेम लिखता हूँ, स्क्रिप्ट विथ दीपक, और उसके बाद H3 करता हूँ और इसमें भी मैं सेम कंटेंट लिखता हूँ, स्क्रिप्ट विथ दीपक, ओके। और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि, क्योंकि कोडर जो होता है ना बहुत आलसी होता है, तो मैं भी आलसी ही हूँ, तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। ये हो गया 1 2 3 4 5। मेरा माउस थोड़ा शायद गड़बड़ कर रहा है उस दिन से ही, तो मैं इसको 3 और को कॉपी कर लेता हूँ, ओके। तो ये मेरा हो गया H4, ये भी हो गया H4, ये H5, ये हो गया H5, ये हेडर हो गया H6, ये हेडर हो गया H6। ये मेरा ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ओके। तो ये मेरे बॉडी के अंदर 6 हेडर है। तो H1 हेडर, H2 हेडर, H3 हेडर, H4 हेडर, H5 हेडर, H6 हेडर, ठीक है। ये 6 एलिमेंट्स हैं जो हेडिंग को दर्शाता है आपके बॉडी के अंदर। तो जो H1 है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहलाता है, मतलब अगर आपको कंटेंट को H1 अगर हेडिंग देते हैं तो इंडेक्सर या सर्च इंजन ये समझ जाएगा कि ये सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग होगा, वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा क्योंकि H1 हमने लगाया है, ठीक है। H2 जो है पहले वाले से कम इम्पॉर्टेंट है, H3 जो है वो दूसरे वाले से थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है, H3 जो है वो थोड़ा और कम इम्पॉर्टेंट है, 5 और कम इम्पोर्टेंट, और H6 जो है वो आपका सबसे कम इम्पोर्टेंस रखता है कंटेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो इंडेक्सिंग जो करेगा सर्च इंजन वो इसी तरीके से आपके टैग के हिसाब से देखेगा कि भाई कौन सा हेडिंग इसमें डला हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल सेव करता हूँ और अपने लाइव सर्वर आप ओपन करिएगा और यहाँ पे आपका वो खुल जाएगा। अब आप देखिए अगर मैंने ऐसा लिखा है तो देखिए स्क्रिप्ट विद दीपक H1 है, आप यहाँ देख सकते हैं H1 है, तो ये थोड़ा बड़ा दिया हुआ है। H2 इससे थोड़ा साइज़ कम है, H3 का थोड़ा और साइज़ कम है, और इस तरीके से जाके H6 जो आता है ये बहुत छोटा हो जाता है। तो मेन इम्पॉर्टेंट H1 का ज़्यादा है, H2 का ज़्यादा है, H3, H4 ऐसे इम्पोर्टेंस जो है घटता हुआ चला जाएगा H6 तक, ठीक है। तो आपका कंटेंट का इम्पोर्टेंस कितना है, आपके पेज को इंडेक्सिंग में कैसे शो करना, आपका कंटेंट किस तरीके का इम्पोर्टेंट है, उस हिसाब से आपको हेडिंग्स के टैग लगाना है, ठीक है। तो ये होता है आपका हेडिंग्स H1 से लेके H6 तक, ओके। तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा कि हेडिंग्स हमारे 6 ही होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6, और ओपनिंग H1 होगा, ओपनिंग हेडिंग होगा, कंटेंट होगा, और फिर क्लोजिंग टैग होगा हेडिंग का, ओके। तो क्लोजिंग टैग ज़रूर लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग टैग के बगैर आपका ये एरर दिखा देगा, एरर थ्रो कर देगा, ये काम नहीं करेगा, ओके। फिर एक और चीज़ होता है आपका, एक कुछ टैग ऐसे होते हैं जैसे कि मैंने बताया कि आपको कि जैसे मेटा टैग है, इसमें आपको क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं होती। तो कुछ टैग ऐसे होते हैं जिसमें जो क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं होती है, ओके। तो उसके बारे में बताता हूँ,
और एक बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है मुझे आपको बताना कि जो H1 जो हेडिंग के जो टैग रहते हैं वो पूरा एक लाइन लेगा, पूरा एक लाइन लेगा। ठीक है, मतलब अगर एक पूरा लाइन का मतलब होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट विद दीपक लिखा है, तो स्क्रिप्ट विद दीपक जो है वो आपका एक पूरा लाइन लेगा। ये नहीं कि आप नीचे अगर लिखेंगे तो मतलब अगर नीचे आप लिखते हैं, जैसे मैंने H2 यहाँ लिखा है, H2 अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो देखिए उसके नीचे ही आएगा, ये नहीं कि इसके बाजू में आया हो, है ना। तो ये एक क्या कहते हैं, ये एक पर्टिकुलर फंक्शन रहता है कि आपको उसको इसी तरीके से देखने को मिलेगा। देखिए जैसे मैंने मान लीजिए कि H2 मैंने यहाँ लिखा है, H2 मैंने यहाँ लिखा है, जैसे H2 यहाँ पे दो हैं, देखिए एक H1 लिखा है मैंने, फिर एक H2 को यहाँ से कॉपी करके मैंने यहाँ लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि H2 जो दूसरा वाला है, ये दूसरा H2 है और ये तीसरा H2 है। मैंने यहाँ लिखने के बावजूद भी वो इसके नीचे ही आया है, मतलब नेक्स्ट लाइन पे आया है, उसी लाइन को कंटिन्यू नहीं किया गया है। ठीक है, तो हेडिंग्स जो होता है इसको अपन बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में मैं आपको जब हम ब्लॉक और एलिमेंट सेक्शन पे आएंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना समझिए कि जो हेडिंग एलिमेंट होता है वो ब्लॉक एलिमेंट होता है। ब्लॉक मतलब ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलते हैं, जो पूरा एक ब्लॉक ले ले, मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक एक लाइन को पूरा लेगा, उस एलिमेंट को ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। मतलब वो ब्लॉक कर देता है उस लाइन को, उसमें वो किसी और को आने नहीं देगा, किसी और हेडिंग को आने नहीं दे सकता, वो पूरा अपना जगह ले लेता है, ये उसकी जगह हो जाएगा। मतलब ये H1 का पूरा जो एरिया है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ले लेगा, वो भले ही बाकी की जगह खाली क्यों ना हो। लेकिन आप अगर जैसे कि यहाँ लिखेंगे तो वो इधर बाजू में नहीं लिखाएगा, वो इसके नीचे ही डालेगा उसको। तो जो हेडिंग जो एलिमेंट होता है वो ब्लॉक एलिमेंट होता है, वो एक जगह पूरा लेगा। मतलब अगर आप दूसरा हेडिंग अगर इधर पे अगर आप हेडिंग डालते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कितने टाइप के हेडिंग्स होते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ लिखता हूँ H2, ठीक है, और सेम मैं स्क्रिप्ट विद दीपक लिखता हूँ, तो अब देखिए मैं इसको सेव करता हूँ तो इसके बाजू में नहीं आया, ये इसके नीचे ही आया है। क्यों आया है, क्योंकि हेडिंग एलिमेंट जो है वो ब्लॉक एलिमेंट है, वो एक अपनी पूरी जगह को लेगा, उसमें किसी और को आने नहीं देगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट्स आने वाले टाइम पे बहुत एक मेजर रोल प्ले करेगा आपके CSS के लिए। ठीक है, तो फिलहाल आप उतना ध्यान रखिए कि ये जो H1 जो एलिमेंट्स होते हैं वो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, वो एक लाइन पूरा लेता है। ठीक है, भले ही आप उसको कैसे भी लिखें। ठीक है, ओके। और दूसरा चीज़, ब्राउज़र आपके कोड को रीड कैसे करता है, ये भी एक बहुत ज़रूरी है समझना। देखिए ब्राउज़र जो आपको आपके कोड को कैसे रीड करता है, वो टॉप से बॉटम चलता है। मतलब ऐसे नहीं कि आप यहाँ कुछ लिखे हो तो बीच में से उसको पढ़ेगा, नहीं, वो हमेशा पहले इस कोड को पढ़ेगा, कोड 1, फिर दूसरा कोड 2 को रीड करेगा, फिर कोड 3 को रीड करेगा, 4 को रीड करेगा। तो एक एक को वो रीड करेगा और उसको प्रोसेस करता जाएगा। ठीक है, और ये इतने तेज़ी से ब्राउज़र रीड करता है कि विद इन नैनो सेकंड से भी जितना कम आप बोल सको उतने सेकंड में वो रीड करके उसको प्रोसेस करके उसको एग्जीक्यूट कर देता है ब्राउज़र के अंदर। तो ये बात भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप हर कोडिंग किस तरीके से रीड करता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि HTML में जो ब्राउज़र है या ब्राउज़र का जो इंटरप्रेटर है वो टॉप टू बॉटम रीड करेगा। मतलब पहला जो कोड आपने लिखा होगा उसको पहले रीड करेगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। वो कभी भी किसी और जगह जंप नहीं करेगा, वो ऊपर से नीचे ही रीड करेगा। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। और दूसरा कि हेडिंग जो है वो ब्लॉक एलिमेंट है। मतलब हेडिंग्स अगर आप लिखते हैं और आप मान लीजिए इसके बाजू में कुछ लिखना चाहते हैं तो वो नहीं लिखाएगा, वो नीचे वाली लाइन पे ही आएगा, मतलब नेक्स्ट लाइन लेगा दूसरी हेडिंग। ठीक है, कंटिन्यू नहीं करेगा लाइन पे।
ओके, वो अपनी जगह पूरा ले लेगा। ओके, तो ये है हेडिंग्स के बारे में। तो जब भी हमें कोई कंटेंट लिखना है तो वो रेकमेंडेड है कि आप उस कंटेंट की हेडिंग ज़रूर दीजिए। और हेडिंग को कभी भी किसी जैसे आपने कुछ लिखा और उसके बीच में आपने हेडिंग डाल दिया ताकि वो कंटेंट थोड़ा बोल्ड दिखे, ठीक है, या बड़ा दिखे, तो वैसा मत कीजिएगा। कंटेंट के बीच में हेडिंग मत यूज़ करिए, हेडिंग टाइटल की तरह ही यूज़ करिए। आपका कंटेंट जो रहेगा उसको बोल्ड करने का, उसको बड़ा करने का तरीका दूसरा है, और वही तरीका यूज़ करिए जो जिसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। जो जिस कंटेंट के लिए जो यूज़ होता है उसी तरीके को आप यूज़ करिए। तो आपका जो पेज है, जो भी आप यूज़र के लिए बनाएंगे, अपने क्लाइंट के लिए बनाएंगे या खुद के लिए पेज बनाएंगे, तो रैंकिंग और इंडेक्सिंग सर्च इंजन पे बहुत अच्छे से होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो याद करने वाली चीज़ें हैं, तो इसको आप समझ लीजिएगा। ओके, तो हेडिंग्स, यहाँ पे हेडिंग्स का बस इतना ही रोल होता है और ये एक मेजर रोल भी प्ले करता है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हेडिंग, और अब हम बात करते हैं दूसरा जो टॉपिक है वो है पैराग्राफ। क्योंकि पैराग्राफ और हेडिंग, आपका ये जितने भी कोड आप लिखेंगे इसमें ये दो चीज़ का रोल हमेशा रहेगा, ठीक है। ये हमेशा आपका यूज़ आने वाला चीज़ है। तो पैराग्राफ क्या होता है, तो पैराग्राफ के बारे में अब हम बात करते हैं। तो पैराग्राफ जो है, जैसे हम कंटेंट लिखते हैं वो पैराग्राफ होता है। ओके, तो पैराग्राफ, तो पैराग्राफ जो होता है, जो भी हम जैसे हम जो अभी जैसे हेडिंग लिखे थे, अभी हेडिंग के बाद हमने कुछ कंटेंट डाला था, ठीक है। तो वो जो कंटेंट होता है वो हमारा पैराग्राफ होता है, ठीक है। मतलब हम लिखते हैं अबाउट अस के बारे में, क्या है हम, क्या क्या नहीं है, तो ये हमारा पैराग्राफ होता है। और पैराग्राफ थोड़ा सा छोटा होता है, आपने देखा होगा उसका साइज़ जो होता है वो छोटा होता है। जैसे आप न्यूज़पेपर देखेंगे तो न्यूज़पेपर में हेडिंग होती है, उसके बाद उस हेडिंग के नीचे पैराग्राफ होते हैं, उसके कंटेंट होते हैं, ठीक है। जैसे अबाउट अस में हमने ऐसे ही लिख दिया, ही इज़ ए गुड बॉय, ठीक है, ही गोज़ टू स्कूल डेली, ठीक है। तो इस तरीके से हम पैराग्राफ लिखते हैं, इस टाइटल से रिलेटेड होता है वो, मतलब इस हेडिंग से रिलेटेड होता है हमारा पैराग्राफ, ठीक है। तो पैराग्राफ हम कैसे लिखते हैं, अगर हमको जैसे मान लो स्क्रिप्ट विद दीपक हमने हेडिंग डाला है और हम यहाँ पे पैराग्राफ लिखना होता है, तो पैराग्राफ को हम जो टैग यूज़ करते हैं या हम एलिमेंट जो यूज़ करते हैं उसको हम दर्शाते हैं पी से। तो पी मतलब पैराग्राफ। ओके, तो पी से अब हम कुछ भी लिखेंगे, हम जैसे यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए टेक्स्ट इतना सारा ना लिख के हम लॉरम लिखते हैं और उसको एंटर करते हैं, तो ये हमारा स्टार्टिंग टैग हो गया, ओपनिंग टैग हो गया पी का एलिमेंट का, और ये क्लोजिंग टैग हो गया हमारा पी एलिमेंट का, ओके, या पी टैग नेम का। और उसके बीच में हमने एक कंटेंट लिखा। हेडिंग हमारा हो गया H1, हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट रखा है, स्क्रिप्ट विद दीपक रखा, और अब हम इसको सेव करेंगे। अब आप देखिएगा ब्राउज़र में किस तरीके से दिखता है, देखिए इस तरीके से ये हमारा हेडिंग हो गया और ये हमारे हेडिंग का पैराग्राफ हो गया। जो भी है लॉरम इप्सम डॉलर, ये हमने ऐसी जैसे कल बताया था लॉरम का क्या यूज़ होता है, तो हमारा टाइम काफ़ी बच जाता है। तो हम टेक्स्ट को, कोई भी टेक्स्ट को हम टेस्ट करना है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं लॉरम। तो यहाँ पे मैंने पैराग्राफ में लॉरम डाल रखा है। ओके, तो मैं इसको और थोड़ा बड़ा करूँगा तो वही × 4 कर देता हूँ मैं, तो ये बड़ा हो जाएगा। और इसको अगर मैं सेव करूँ, सेव करूँगा, तो अब देखिए ये कुछ आपका एक न्यूज़पेपर आर्टिकल तरह दिखेगा। हेडिंग है भैया इसका, और इसका एक आपका पैराग्राफ है इस जो हेडिंग के बारे, हेडिंग से रिलेटेड कंटेंट को बता रहा है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ का भी यही रोल होता है, ठीक है। तो अभी मेरे ख्याल से आपको ये पैराग्राफ के बारे में समझ में आ गया होगा कि पैराग्राफ का रोल एक्चुअली में क्या होता है। ओके, तो पैराग्राफ बेसिकली हम लोग उसी चीज़ के लिए देते हैं कि अगर हमको कोई कंटेंट लिखना हो, कंटेंट के बारे में अगर हमको कुछ बताना हो, तो हम पैराग्राफ का मैक्सिमम यूज़ करते हैं। और हेडिंग का यूज़ हम क्यों करते हैं, हेडिंग का यूज़ इसलिए हम करते हैं ताकि हम उसके बारे में
जो शीर्षक है उसके बारे में हम बता सकें। ओके, तो यहाँ पे अभी आपको ये दो जो टॉपिक मैं कवर कर रहा था इसके बारे में आपको मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और जानना हो तो आप बाकायदा मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू कि मैं इसके और क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, तो अभी हेडिंग्स और पैराग्राफ्स मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और कल जो एट्रीब्यूट के बारे में जो बात कर रहा था मैं, एट्रीब्यूट के बारे में, तो एट्रीब्यूट्स देखिए, एट्रीब्यूट्स क्या होता है, हर जो एलिमेंट होता है उसका अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब अलग अलग फीचर्स होते हैं उस एलिमेंट के। अगर उस एलिमेंट के एट्रीब्यूट के अलग अलग फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जो मेटा है, ठीक है, मेटा के अंदर हम जो एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं वो कार सेट है। कार सेट मतलब कैरेक्टर को सेट करना। किस वैल्यू से, दो वैल्यू होते हैं, एक तो UTF-8 होता है और एक UTF-16 होता है। तो ये जो कैरेक्टर सेट जो एट्रीब्यूट है और इसकी जो वैल्यू है ये सिर्फ मेटा के लिए यूज़ होता है। और एक और एलिमेंट है या एक और टैग नेम है जिसके लिए यूज़ कर सकते हैं, वो है स्क्रिप्ट। तो एक स्क्रिप्ट करके भी एक टैग नेम होता है या एलिमेंट होता है, ठीक है। तो ये जो स्क्रिप्ट होता है ये बेसिकली आपका यूज़ कहाँ आता है, ये स्क्रिप्ट जो होता है बेसिकली जब हम जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे, जब जावा स्क्रिप्ट हम यूज़ में लेके आएंगे उस टाइम पे ये स्क्रिप्ट का यूज़ होता है। और स्क्रिप्ट टैग के अंदर भी आपका कार सेट एट्रीब्यूट का यूज़ हो सकता है। तो अभी आपको समझ में मैं बताना जो चाह रहा हूँ वो ये है कि हर एट्रीब्यूट्स हर एलिमेंट के लिए नहीं होता है। ओके, मतलब हर एलिमेंट्स का फीचर्स जो होता है, जो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जो हम एट्रीब्यूट से शो कराते हैं, वो सबका अलग अलग होता है। मतलब हम ये वाला जो एट्रीब्यूट है कार सेट वाला, उसकी जो वैल्यू है वो H1 में यूज़ नहीं कर सकते, काम नहीं करेगा। ये मेटा के लिए यूज़ होगा या फिर जो यूज़ होगा स्क्रिप्ट के लिए यूज़ होगा, ठीक है। तो ऐसे नेम और कंटेंट जो है ये मेटा के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई H1 के लिए कौन सा एट्रीब्यूट्स यूज़ होता है। तो जो एट्रीब्यूट्स सभी एलिमेंट के लिए काम कर सकते हैं, मतलब जो स्पेशल फीचर्स हर एलिमेंट उसको अडेप्ट कर सकता है या उसको उसके फीचर्स को शो कर सकता है यूज़र को, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल एट्रीब्यूट्स। मतलब ग्लोबल एट्रीब्यूट्स मतलब उसको HTML की पूरी जो दुनिया है, HTML कोड के अंदर जितनी भी उसकी दुनिया है, दुनिया बोले तो अपन जैसे हेड एलिमेंट हो गया, बॉडी एलिमेंट हो गया, ठीक है, हेडिंग एलिमेंट हो गया, पैराग्राफ एलिमेंट हो गया, मेटा एलिमेंट हो गया, टाइटल एलिमेंट हो गया, ये जो एलिमेंट्स है इस एट्रीब्यूट्स को अपने अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको आप समझिए कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हर जगह हर एलिमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकता है। मतलब एलिमेंट जो है पर्टिकुलर अपने से रिलेटेड स्पेशल फीचर्स के एट्रीब्यूट्स को वो यूज़ कर सकता है जो प्री डिफाइंड है। और इनमें से ऐसे एट्रीब्यूट्स, ऐसे फीचर्स जिनका हर एलिमेंट हर एलिमेंट यूज़ कर सकता है, ऐसे एट्रीब्यूट्स को हम लोग ग्लोबल एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो ग्लोबल एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, जो मैं आपको एक दो तीन चीज़ें मैं बताऊंगा उसके बारे में, क्योंकि बाकी के जो ग्लोबल एट्रीब्यूट्स है वो स्क्रिप्ट के टाइम ही रन होंगे, मतलब वो जावा के साथ मिलकर काम करता है, जावा स्क्रिप्टिंग के साथ। ओके, तो कुछ एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो आपके जो ग्लोबल एट्रीब्यूट्स होते हैं वो H1 में भी काम करेंगे, मतलब हेडिंग्स में भी काम करेंगे, वो पैराग्राफ में भी काम कर सकते हैं, वो मेटा में भी काम कर सकते हैं, वो टाइटल में भी काम कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे एट्रीब्यूट्स हम ग्लोबल एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। उससे पहले मैं दो एलिमेंट के बारे में और बता देता हूँ, और वो एलिमेंट है BR, ठीक है। PR जो एलिमेंट है इसका, क्योंकि हम हेडिंग लिख रहे हैं और पैराग्राफ भी लिख रहे हैं, ठीक है,
तो इसका भी एक मेजर रूल होता है। BR का फुल फॉर्म होता है ब्रेक लाइन। ब्रेक लाइन मतलब लाइन को ब्रेक करना। अब ये कहाँ यूज़ होता है मैक्सिमम, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अभी आपने ये पैराग्राफ देखा, पैराग्राफ अपन ने पैराग्राफ के बारे में समझा कि पैराग्राफ क्या होता है। पैराग्राफ में जैसे H1 में एक लाइन पूरा लेता है, पैराग्राफ में जो होता है आपका आउटपुट अगर देखें तो आप देखिए ये पूरा एक लाइन ले रहा है, लेकिन ये दूसरा लाइन तभी जंप करेगा जब ये इधर पे आपका डिस्प्ले का एंड एरिया ख़त्म हो जाता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर आप यहाँ पे ऐसे करके आप इसको दे दें, मतलब यहाँ पे आप लाइन ब्रेक दे दें, ऐसे अगर दे दें, ठीक है, या यहाँ पे आप स्पेस भी दे देंगे खूब सारा, ठीक है, तो ब्राउज़र उसको कैसे रीड करेगा। अगर मैं सेव करूँगा, आप देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन लॉरम इप्सम डॉलर के दे दिया, दूसरी लाइन पे मैंने सिटामेट दिया, फिर स्पेस दे दिया बहुत सारा, फिर इधर तक एक लाइन पे आया, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि ब्राउज़र जो है टॉप से बॉटम रीड करता है, तो जैसे हम यहाँ लिखेंगे वैसे ही वो ब्राउज़र पे मतलब ब्राउज़र पे डिस्प्ले करेगा। लेकिन पैराग्राफ में क्योंकि हेडिंग में जो होता है, मैंने बताया कि वो एक पूरा लाइन ले लेता है, ठीक है, एक पूरा लाइन लेता है, तो सेम यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। अब देखिए मैंने आपका पूरा यहाँ पे एक लाइन दिया, एक लाइन पे ये लिखा, दूसरी लाइन पे मैंने सिटामेट कॉन्स्टेटर लिखा, फिर बहुत सारा स्पेस दिया, तो यहाँ पे आप देखिए मैंने सेव किया है, उसके बाद यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? उसका रीज़न ये है कि ब्राउज़र जो होता है वो जितने भी स्पेस होता है उसको वो एक्सेप्ट नहीं करता, उस स्पेसेस को वो ओमिट कर देता है, मतलब डिलीट कर देता है, ठीक है, इंटरप्रेटर। और जो पैराग्राफ का जो रूल है वो भी ऐसे ही है कि वो पूरा एक लाइन लेगा, दूसरी लाइन पे तभी जाएगा जब वो पूरी लाइन ख़त्म हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके QUAE मतलब QUAE यहाँ तक है, यहाँ तक जब पूरा डिस्प्ले पे आ गया उसके बाद ही वो नेक्स्ट लाइन पे आया, ठीक है। तो पैराग्राफ भी हमारा जो है वो एक ब्लॉक एलिमेंट है, ओके, तो ये इसको हम ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, ओके। तो ये पूरा एक लाइन लेगा, उसके बाद ही दूसरे लाइन पे जाएगा, ओके। और यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से है। हम अगर यहाँ पे अगर बढ़ाते जाएंगे हेडिंग, तो आप देखिएगा कि अगर मैं हेडिंग बढ़ा दूँ और इसको सेव कर दूँ तो ये पूरा एक लाइन लेगा, देखिए दिख रहा है ना आपको, एक पूरा लाइन यहाँ पे लेगा और यहाँ पे नीचे हॉरिजॉन्टल बार लग जाएगा आपका नीचे, तो ये पूरा जो एक लाइन में ही आपका पूरा कंटेंट को शो करेगा। आगे समझ में आपको? जैसे मैंने बताया कि H1 जो है एक पूरी लाइन लेता है और उसके अंदर वो किसी और टैग को अंदर आने नहीं देगा, ठीक है, वो उसकी लाइन हो जाती है, वो उसकी ज़मीन हो जाती है H1 की। और पैराग्राफ में क्या होता है, आपका जैसी एक लाइन पूरा ख़त्म होगा मतलब डिस्प्ले एरिया का, उस सेकंड लाइन पे जंप हो जाएगा, क्योंकि वो पैराग्राफ है, उसमें आप हॉरिजॉन्टल रूल नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि वो एक ही सेक्शन है। लेकिन हेडिंग ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, तो उसमें आप इस तरीके से, एक मिनट मैं गलती कर दी, इसको सेव करना था मुझे, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ओके। तो मैं ब्राउज़र को फिर से चेक करूँगा तो सब हाँ भी ठीक हो गया, मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया जो भी है। तो पैराग्राफ का आप समझ रहे हैं ना बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पैराग्राफ जो होता है वो पूरा एक लाइन लेगा और जब आपका जो लाइन पे डिस्प्ले नहीं बचेगा वो नेक्स्ट लाइन पे जंप हो जाएगा, ओके। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना, ठीक है। जो हेडिंग होता है वो आपका एक लाइन पूरा को कैप्चर कर लेता है, वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा नहीं, ठीक है, जब तक उसमें, जब आप उस पर नया दूसरा हेडिंग दोगे, मतलब अगर आप H1 अगर दूसरा भी दे दोगे तो भी वो उस लाइन पे नहीं जाएगा, वो नेक्स्ट लाइन पे ही जंप करेगा।
देखिए अब मैं सेव करता हूँ, ये देखिए, क्योंकि हेडिंग एक एलिमेंट हेडिंग का वो पूरा उसकी ज़मीन हो जाती है, वो किसी और को घुसने नहीं देगा। आप दूसरा जो भी हेडिंग डालेंगे या सेम हेडिंग भी डालेंगे, सेम टैग नेम जो डालेंगे, तो वो दूसरे लाइन पे जंप होगा। और पैराग्राफ आप यहाँ मान लीजिए आप दूसरा पैराग्राफ लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं दूसरा पैराग्राफ लिख रहा हूँ, ओके। तो यहाँ भी मैंने लोरम का यूज़ किया, ठीक है, एमेट का यूज़ किया, और मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ ताकि ये लाइन से सब दिखे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पी तो ये हो गया, और एक पैराग्राफ यहाँ पे एंड हो गया, दूसरा पैराग्राफ यहाँ चालू हुआ, दूसरा पैराग्राफ यहाँ एंड हुआ। इसको सेव करता हूँ। अब देखिए, तो ऑटोमेटिकली आप जब दूसरा पैराग्राफ देंगे, यहाँ पे एक लाइन ब्रेक देगा। लाइन ब्रेक देने के बाद फिर आपका, मतलब एक लाइन ब्रेक दे के स्पेस देने के बाद आपका दूसरा पैराग्राफ चालू होगा। तो ये पैराग्राफ का एक इनबिल्ट मेथड है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आप कितना भी यहाँ पे स्पेस दे देंगे, कितना भी जो भी आप करेंगे, तो वो ब्राउज़र उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो एज इट इज़ अपने फॉर्मेट के हिसाब से दिखाएगा। जितने भी स्पेस होंगे या लाइंस होंगे उसको वो डिलीट कर देगा, ओमिट कर देगा, और ब्राउज़र में पूरी की पूरी लाइन के बाद ही वो नेक्स्ट लाइन पे जंप करेगा। और नया पैराग्राफ आप एक और देते हैं तो उसके बीच में, वो दो पैराग्राफ के बीच में एक न्यू लाइन देगा, और एक स्पेस देने के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ को स्टार्ट करेगा, ओके। तो ये है पैराग्राफ का। अब मान लीजिए कि एक और एलिमेंट है। अब मान लीजिए कि आप एक पोएम लिखते हैं, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ सेकंड पैराग्राफ को। अब मान लीजिए आप कोई एक पोएम लिखते हैं, ठीक है। पोएम कुछ इस तरीके से है, एक सिंपल से पोएम मान लीजिए कि आप बाबा ब्लैक शिप, ओके, और फिर आप लिखते हैं हैव यू एनी वूल, ठीक है। फिर तीसरा लाइन होता है यस सर, यस सर। चौथा, ओके सॉरी, यस सर, यस सर, 3 बैग्स फुल, ठीक है। 1/4 में मास्टर लंबा हो जाएगा। तो अब पोएम जब आप देखते हैं या कोई भी कविता देखते हैं तो एक लाइन पे आता है, फिर उसका दूसरी लाइन पे आता है, दिखाता तो ऐसे ही है ना। लेकिन अगर हमको पोएम लिखना हो, अगर हमारे कंटेंट में कोई पोएम हो, तो हम, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हम हेडिंग अगर यहाँ लिख देते हैं पोएम, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे हेडिंग को, पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ, एक हटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको पोएम कर देता हूँ, ठीक है, और सेव कर देता हूँ। अब हेडिंग मैंने दे दिया पोएम, ये एक पैराग्राफ हो गया पहला। दूसरा पैराग्राफ में हमने पोएम दिया। अब क्या आउटपुट दिखाएगा वो? अब ये पोएम तो दिख नहीं रही, ये तो एक ही लाइन में आ गया। तो जो रीडर होगा उसको लगेगा ही नहीं कि ये पोएम है, ये तो सिंपल एक पैराग्राफ दिख रहा, बाबा ब्लैक शिप, यस सर, यस सर, 3 बैग्स फुल। तो हम इसको पोएम की तरह कैसे दिखाने के लिए हम एक एलिमेंट होता है उसका यूज़ करेंगे, वो है प्री एलिमेंट। अब यहाँ पे आप माउस रखेंगे तो इसके बारे में बताएगा। द प्री एलिमेंट रिप्रेजेंट्स ए ब्लॉक ऑफ प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट इन विच स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय टाइपोग्राफिक कन्वेंशन रेदर दैन बाय एलिमेंट्स। मतलब कि प्री के अंदर, प्री एलिमेंट बोलते हैं इसका पूरा जो वर्ड होता है, ये क्या करता है, एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को दिखाएगा। मतलब ब्लॉक, जैसे मैंने बताया कि H1 एक ब्लॉक एलिमेंट है, ये पूरा एक ब्लॉक, मतलब एक ब्लॉक ले लेता है, एक हिस्सा पूरा ले लेता है, उतना चौड़ाई और उतना लंबाई, ठीक है, पूरी लंबाई और चौड़ाई उतना अपने पास रिजर्व कर लेता है। तो सेम जब हम पैराग्राफ देते हैं तो पैराग्राफ में ऐसा नहीं होता। पैराग्राफ में वो पूरा लाइन को लेगा, ठीक है, और उसके बाद ही दूसरे लाइन पे जाएगा। वो पूरी लाइन, मतलब पूरे उस सीरीज़ को पूरा ब्लॉक नहीं करता है वो, ठीक है। प्री में ऐसा है कि वो ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट होता है, ठीक है। मतलब आप जैसे बाबा ब्लैक शिप यहाँ लिखेंगे, जैसे मैं इसको कॉपी कर देता हूँ इस पोएम को और इसके कंटेंट में डाल देता हूँ और उसको सेव करता हूँ। तो प्री में क्या होता है, ये जो हिस्सा जब हमने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन दे दिया, ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन में है, तो ये जो हिस्सा है ये पूरा एक ब्लॉक ले लेगा। फिर ये दूसरा हिस्सा है,
ये एक ब्लॉक ले लेगा। तीसरा हिस्सा है ये पूरी इस लाइन की एक ब्लॉक को पूरा ले लेगा। तो चौथे हिस्से को भी इस लाइन की पूरे ब्लॉक कर देगा, इस लाइन को पूरा। अब मैं सेव करता हूँ। अब देखिए अब पोएम आपको दिख रहा है, ये देखिए अब ये कुछ उस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ। ओके, और इसको इधर ले आता हूँ। ओके, इसको मैं खेलूँ क्योंकि ये ब्लॉक लेता है तो मुझे इसकी लाइन में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आप बाबा ब्लैक शिप हैव एनी बुल, यस सर यस सर 3 बैग्स। अब ये कुछ पोएम जैसा दिख रहा है। और प्री जब लगाते हैं तो इसका फ़ॉन्ट को भी थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये कोरियर फ़ॉन्ट बना देता है ताकि रीडर को समझ में आ जाए कि ये कोई कविता है, ये कोई पोएम है। ठीक है, तो ऐसे कई एलिमेंट्स हैं जिसका यूज़ होता है, तो मैं धीरे धीरे हर एलिमेंट्स के बारे में बताता जाऊँगा। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हेडिंग का क्या रोल होता है, H1 क्या करता है। ठीक है, H1 ब्लॉक एलिमेंट होता है क्योंकि वो एक पूरा हिस्से को ब्लॉक कर देता है, एक लाइन को ब्लॉक कर देता है। और अगर दूसरा हेडिंग डालते हैं उसके बाजू में ही तो भी वो उसके लाइन ऑफ ब्लॉक के अंदर वो किसी को आने नहीं देगा, वो हमेशा नेक्स्ट लाइन में उसको स्किप कर देगा। ठीक है, और पैराग्राफ का क्या रोल होता है, वो कंटेंट को हमको शो करने के लिए होता है एज ए पैराग्राफ। और उसकी भी एक रूल होता है कि वो आपका एक पूरा लाइन लेगा डिस्प्ले एरिया का, उसके बाद नेक्स्ट जो कंटेंट होता है उसको उसी पैराग्राफ के अंदर के नेक्स्ट कंटेंट को वो नेक्स्ट लाइन पे लेगा। तब तक नहीं लेगा जब तक वो लाइन पूरी ख़त्म नहीं हो जाती है। ठीक है, उसके बाद वो नेक्स्ट उसमें ले आएगा नेक्स्ट लाइन पे। ठीक है, अगर आप कितना भी स्पेस दे दें अपने पैराग्राफ के अंदर ऑन कोड के अंदर कंटेंट के बीच में, तो ब्राउज़र उसको ओमिट करेगा उस स्पेस को और नई लाइन को ओमिट कर देगा। और पैराग्राफ का जो एक्चुअल मेथड है उसी के हिसाब से वो उसको डिस्प्ले कराएगा ब्राउज़र में। ठीक है, अगर हमको तो वो हम पी एलिमेंट से शो करते हैं पैराग्राफ। और अगर हमको पोएम शो करना है, वो अगर कोई ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को हमको लाइन बाय लाइन दिखाना है, उसके लिए हम प्री एलिमेंट का यूज़ करते हैं। प्री एलिमेंट को हम शो करते हैं प्री टैग से। टैग नेम प्री होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों लगते हैं, उसके बीच में कंटेंट आता है। तो उसमें हम जैसे लिखेंगे, जैसे अगर हम यहाँ पे अगर लिखते हैं कि बाबा ब्लैक शिप, तो वो जैसे हम लिखेंगे वैसे ही आपकी स्क्रीन पे भी दिखेगा। और थोड़ा सा फ़ॉन्ट उसका चेंज हो जाएगा और थोड़ा छोटा हो जाएगा। फ़ॉन्ट को हम बड़ा छोटा कर सकते हैं उसी CSS स्टाइल से, वो अपन बाद में समझेंगे। फिलहाल हम एलिमेंट्स को समझते हैं कि एलिमेंट कौन कौन सा होता है और क्या क्या रोल प्ले करता है हमारे एक पेज के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया प्री। ओके, तो हेडिंग्स में कितने हेडिंग्स होते हैं, H1 से लेके H6 होता है, पैराग्राफ P से शो करते हैं। और अगर हमको कोई पोएम या कविता को अगर शो करना है, ठीक है, या किसी के बातों को, जो किसी की जो वॉइस होते हैं उसको हमको अगर दर्शाना है तो हम प्री से हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, ये टाइप्स होते हैं कि किस तरीके से हम कंटेंट को शो करवाना चाहते हैं अपने पेज में। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स का यूज़ करके हम कंटेंट को शो करवा सकते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने आप थोड़ी देर पहले कुछ देर पहले बताया था कि कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं, एक ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसमें आपको क्लोजिंग टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मेटा है, मेटा एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें क्लोजिंग टैग आप देखिए इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसमें ओपनिंग टैग के अंदर ही आप एट्रीब्यूट्स को भी यूज़ कर सकते हैं जो उससे को रिलेटेड करते हो उस एलिमेंट से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अभी इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन क्लियर ना करे। मैं पैराग्राफ तक इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो एक होता है एलिमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं HR। मैं ब्रेक लाइन के बारे में भी थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले मैं HR के बारे में बताता हूँ। ये HR क्या होता है, HR एलिमेंट क्या होता है। HR एलिमेंट क्या करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता है। और ये हमें कब ज़रूरत पड़ती है, जैसे मान लीजिए कि हम एक हेडिंग दिए हैं और एक पैराग्राफ दे रहे हैं। ठीक है, और पैराग्राफ में हमने मान लीजिए लॉरम करके जो भी पैराग्राफ हमने लिखा ये हमने दिया, हम इसको सेव करते हैं और
इसको हम इसमें देखते तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ओके, अब अगर मैं कुछ मान लो कि मैं एक और हेडिंग देता हूँ H1 से ही। ओके, और इसमें डालता हूँ टॉपिक्स, ठीक है, और इसमें एक पैराग्राफ देता हूँ, इसका एक कंटेंट देता हूँ, और इसको भी मैं लोरम रखता हूँ। ओके, तो ये मेरा हो गया। और एक और तीसरा मैं एक और H1 हेडिंग देता हूँ, और जिसको हम दे देते हैं नाम, कंटेंट डालते हैं सब्जेक्ट। ओके, और सब्जेक्ट डालने के बाद मैं इसका कंटेंट पैराग्राफ से शो कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे भी लॉरम ही दिया। ओके, तो अब देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। पोएम, इसका हेडिंग हो गया और उसका पैराग्राफ ये हो गया। फिर दूसरा हेडिंग था H1 से ही था, वो भी टॉपिक दिया, उसका पैराग्राफ हो गया। और तीसरा हेडिंग था हमारा सब्जेक्ट, उसका भी हमने पैराग्राफ से ये वाला कंटेंट को डाला। अब मेरे को अगर एक थीमेटिक चेंज देना है इस सब्जेक्ट, इस हेडिंग को और इसके अंदर के कंटेंट को, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक HR दे सकता हूँ। ठीक है, मैं एक HR दे सकता हूँ। जैसे हेडिंग दिया, हेडिंग के बाद पैराग्राफ दिया, पैराग्राफ के बाद मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन देना, मतलब हॉरिजॉन्टल रूल देना है, तो मैं इस तरीके से दे सकता हूँ हर पैराग्राफ के बाद। ओके, तो अभी आप देखिए ये कुछ इस तरीके से आ गया। तो इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल रूल। ये हम काहे के लिए देखते हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा कुछ ब्लॉग पोस्ट होते हैं, जो साइट हैं जो ब्लॉग पोस्ट से रिलेटेड, उसमें आपके उनके आर्टिकल के बीच में कभी कभी देखिएगा इस टाइप का एक उनके कंटेंट के बाद एक लाइन होगा, फिर एक दूसरा आर्टिकल होगा या हेडिंग होगा, उसके बाद उसमें कुछ कंटेंट डाला होगा, उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये HR जो क्या करता है वो यही काम करता है। HR का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ बताएगा विजुअल कोड, इसका मतलब क्या था। द HR एलिमेंट रिप्रेजेंट्स ए पैराग्राफ लेवल थीमेटिक ब्रेक। Example, a scene change in a story or transition to another topic within a section of a reference book। मतलब एक जो पैराग्राफ होता है उस पैराग्राफ को थीमेटिक चेंज देता है। मतलब भाई ये पैराग्राफ यहाँ अब ख़त्म हो गया है, ठीक है, अब ये दूसरा सीन चालू हो गया है, अब दूसरा सीन का ये हिस्सा है, उसके बाद ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के बता देते हैं यूज़र को कि इधर का जो सीन ख़त्म, अब ये दूसरा सीन चालू हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल रूल आप इस तरीके से लगा सकते हो। तो HR का जो HR एलिमेंट या HR टैग नेम का काम यही होता है। और इसमें आपको जैसे मैंने बताया कि कुछ एलिमेंट्स में आपको क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं होती या क्लोजिंग एलिमेंट की ज़रूरत नहीं होती, जैसे मेटा हो गया, तो सेम उसी में HR भी आता है कि HR में आपको कुछ इस तरीके से क्लोजिंग टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लगा भी देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन जब आप प्रोग्राम जब लंबा लिखेंगे ना तो ये कहीं ना कहीं आपको एरर थ्रो कर देगा। क्योंकि अभी तो छोटा सा हम लोग बता रहे हैं, जब हम लोग जावास्क्रिप्ट CSS रूल लगाएंगे या कोडिंग करेंगे तब ये दिक्कत पैदा करे। क्योंकि अभी तो आपने /HR भी किया तो HTML में क्या होता है, ब्राउज़र उसको निगलेक्ट कर देता है उस एरर को, ताकि आपका पेज अनलोड होने से बचे रहे। क्योंकि एरर आएगा तो पेज लोड नहीं होगा, यूज़र आपके पेज को अगर इस तरीके से होगा, एरर आता रहेगा तो कभी आपके वेबसाइट पे आएगा ही नहीं। तो इसलिए ब्राउज़र जो होता है, कई ब्राउज़र जो होते हैं वो ऐसे एरर्स को ओमिट कर देते हैं। ठीक है, तो HR का आपको समझ में आ गया। हॉरिजॉन्टल रूल बोलते हैं इसको हम लोग, या हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो मैं आपको बताया था वो स्किप कर दिया था उस टाइम, वो है, अरे मेरा माउस पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, दूसरा है BR को अपन ब्रेक लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो BR भी एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें क्लोजिंग टैग नहीं लगेगा, क्लोजिंग टैग इसमें भी नहीं लगता है। ओके, तो सेम उसी तरीके से है जैसे HR है, लेकिन HR का फंक्शन अलग था और BR का फंक्शन अलग है HTML पेज में।
तो बी आर क्या करता है, ब्रेक लाइन देता है। अब ब्रेक लाइन क्या होता है वो कुछ इस तरीके से मैं समझाता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि अभी आप देखिए, जैसे मैंने ये जो बनाया था, अब पैराग्राफ में मान लो मेरे को फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पैराग्राफ कुछ ऐसा लिखता हूँ, लॉरेम इप्सन की जगह फॉर एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ कंटेंट में, ठीक है। और मैं इस तरीके से, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा ये जो यहाँ से जो लाइन है अब नेक्स्ट लाइन से चालू हो, तो क्या ऐसा होगा, अभी मैंने नेक्स्ट लाइन पे दिया तो क्या ऐसा होगा, नहीं होगा। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल और उसके बाद से लाइन, तो क्या करना है मुझे को, अगर इस लाइन को फॉर एग्ज़ाम्पल अब नीचे से देना है तो, क्योंकि पैराग्राफ तो वो करने देगा नहीं मेरे को, ठीक है, क्योंकि ये जब तक नेक्स्ट लाइन पे नहीं आएगा, जब तक इसका डिस्प्ले एरिया का पूरा लाइन ख़त्म नहीं हो जाता, डिस्प्ले एरिया का पूरा लाइन ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्पेस इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये हिस्सा यहाँ पे समा नहीं सकता, इसलिए उसके पहले के हिस्से को नेक्स्ट लाइन पे ले आता है। तब मैं क्या करूँ भाई कि अगर मेरे को ये नेक्स्ट लाइन पे शो करना है तो क्या करना है, तो HTML में वो रूल है, उसके लिए आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करिए, यहाँ पे BR लगा दीजिए। अब आप देखिएगा मैंने यहाँ पे BR लगाया तो ये क्या करने वाला है। अब आप देखिए यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल के बाद मुझे ये लाइन पहले यहाँ आ रहा था, BR मैंने यहाँ लगाया, उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया, ठीक है। तो BR का रोल यही होता है कि वो लाइन को ब्रेक कर देता है, क्योंकि ये पूरी एक लाइन था। अब मुझे इस लाइन को, ये जो डॉलर जो लगा हुआ है, डॉलर लिखा हुआ है, मुझे इस शब्द से, इस वर्ड से मुझे नई लाइन चाहिए थी, ठीक है। तो मैंने इसके आगे BR लगा दिया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे इजी के पहले मैं BR लाइन लगा देता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ, तो देखिए इजी नेक्स्ट लाइन से आया है, तो ये उस लाइन को क्या है, ब्रेक कर देता है, ओके। तो इसका भी एक रोल होता है, जब आप आगे थोड़ा सा काम करेंगे ना, तो इसका भी एक बहुत मेजर रोल होता है ब्रेक लाइन का, ठीक है। जब आप अरे वगैरह में आएंगे या किसी चीज़ को आपको नेक्स्ट लाइन में दिखाना है, या आपको लूप जब करना हो किसी चीज़ को, और उसका जो कंटेंट है, इंडेक्सिंग जो है, वो जब आपको नेक्स्ट लाइन में दिखाना हो, ठीक है, तो तब आपका यूज़ आएगा। जैसे एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, इसको अलग अलग लाइन में दिखाना है कि एप्पल 1 है, ग्रेप्स 2 है, मैंगो 3rd है, तो वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा इससे कि एप्पल एक ही लाइन में है, फिर 2 लगा के हमने मैंगो भी एक ही लाइन में लिखा है, तो वो थोड़ा सा बेकार दिखता है, वो उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो यूज़र पे थोड़ा सा बेकार दिखता है, क्योंकि उसका फॉर्मेटिंग सही नहीं रहता उस वक्त। तो BR उस जगह पे काम आता है। और सेम BR का भी कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। BR को आप विदाउट क्लोजिंग टैग यूज़ कर सकते हो, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ओके। तो यहाँ तक मैंने आपको पूरा समझाया कि हेडिंग क्या होता है, हेडिंग कितने टाइप के होते हैं, पैराग्राफ्स क्या होता है, ठीक है, और हेडिंग्स और पैराग्राफ्स में क्या चीज़ें देखना ज़रूरी है। जैसे ब्लॉक पूरा एक लाइन लेता है और पैराग्राफ एक लाइन कंप्लीट होने के बाद ही दूसरी लाइन पे आता है, और हेडिंग्स जो होते हैं वो कितना भी लंबा आपका टेक्स्ट कंटेंट क्यों ना हो, वो उस लाइन को छोड़ता नहीं है, वो लाइन पूरा उसका हो जाता है, और नए जो हेडिंग्स होंगे वो हमेशा नेक्स्ट लाइन को स्किप करता है। और पैराग्राफ के अंदर भी सेम ऐसे ही है कि पूरी लाइन जब तक ख़त्म नहीं हो जाती तभी वो नेक्स्ट लाइन पे स्किप करता है, नेक्स्ट लाइन पे जोड़ता है आपके कंटेंट को। लेकिन अगर आपको बीच में कुछ, अगर आपको लाइन ब्रेक चाहिए, ठीक है, तो आप BR का यूज़ कर सकते हो। BR के लिए कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, ओपनिंग टैग में ही काम करता है। और अगर कोई थीमेटिक चेंज लाना है आपको अपने हेडिंग्स और पैराग्राफ के बाद नेक्स्ट हेडिंग्स और पैराग्राफ के बीच में, अगर आपको थीमेटिक ब्रेक लाना है कुछ, तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ कर सकते हो, ताकि आप यूज़र को एक बेहतर तरीके से शो करा सको कि यहाँ पे इस हेडिंग के पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो गया है, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ और हेडिंग्स पे जा रहे हैं। और किसी पोएम या आपको कोई प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को अगर आपको शो कराना हो, तो आप प्री एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं। प्री
टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था पूरा आपका हेडिंग्स और पैराग्राफ से रिलेटेड। और हेडिंग्स का क्या रोल रहता है ये भी मैंने आपको बताया कि हेडिंग्स जो होता है आपके इंडेक्सिंग के लिए बहुत काम आता है। और हेडिंग्स को कभी भी आप बोल्ड करने के लिए और बड़ा करने के लिए अपने कंटेंट में यूज़ मत करिएगा। हेडिंग्स का रोल अलग है, और बोल्ड करना और उसको बड़ा करने के लिए HTML में CSS का रूल लगा के हम उसको बड़ा और बोल्ड हम कर सकते हैं। तो जिस एलिमेंट का जो यूज़ है आप उसी के लिए ही यूज़ करिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि अगर कोई भी वाइट स्पेस होता है, मार्जिन होता है हेडिंग के पहले या बाद में, ब्राउज़र उसको ऑटोमेटिकली जो है उसको जो है ऐड कर देता है वाइट स्पेस अगर उसको चाहिए होता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे ऑलरेडी एक स्पेस यहाँ पे दे दिया है, वाइट स्पेस, ठीक है। और बाद में भी रहता ही है, स्पेस रहता है, क्योंकि ये लाइन पूरा का पूरा हेडिंग्स अपने उसमें ले लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है। जो भी हेडिंग्स आप डालते हैं, पहला हेडिंग्स मतलब हर हेडिंग्स अपना अपना पूरा एक जगह को, एक एरिया को कैप्चर कर लेता है, उसमें किसी और को आने नहीं देता है, ठीक है। तो ये था हॉरिजॉन्टल रूल के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आज के लिए जो है इतना ही। हेडिंग्स और पैराग्राफ मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, कुछ ग्लोबल एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके बारे में जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्लोबल एट्रीब्यूट्स जो होते हैं कि जो हर एलिमेंट उसको यूज़ कर सकता है, उसमें से मैं कुछ कुछ के आपको नाम बता देता हूँ अभी। वो आप ध्यान से आप अभी समझ लीजिए, ताकि उसका अभी यूज़ नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो क्या क्या करता है। तो मैं इसको बुलेटिन कर देता हूँ, और इसमें पहले तो मैं बुलेटिन की जगह मैं इसको लिख देता हूँ ग्लोबल एट्रीब्यूट्स। ग्लोबल एट्रीब्यूट्स मतलब ऐसे एट्रीब्यूट्स जो HTML के हर एलिमेंट्स इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, आप इसको चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। तो ग्लोबल एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं? ग्लोबल एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है क्लास, ठीक है। क्लास एक एट्रीब्यूट है, ग्लोबल एट्रीब्यूट से उसको आप किसी भी जगह यूज़ कर सकते हो। जितने भी एलिमेंट हैं ये यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। क्लास और उसकी जो भी वैल्यू है, ठीक है, वो आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। क्लास और क्लास पे मैं आऊँगा, आने वाले टॉपिक्स जो होंगे उसमें एट्रीब्यूट्स को कवर करेंगे अपन, ठीक है। फ़िलहाल सिर्फ आप इतना ध्यान दीजिए कि कौन कौन से ग्लोबल एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हर एलिमेंट्स में लगाए जा सकते हैं। एक होता है ID, सेम उसकी भी आपकी वैल्यू होती है, जैसे कि आपको पता है एट्रीब्यूट्स को हम वैल्यू से शो करते हैं, ठीक है। तीसरा होता है आपका जो मेरे ख्याल से, ओके अभी ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है कंटेंट एडिटेबल, ठीक है। इसका रोल क्या होता है कंटेंट एडिटेबल का? तो ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे करके। कंटेंट एडिटेबल जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डालूँ कि कंटेंट एडिटेबल, यहाँ पे जैसे दिखा रहा है, ठीक है। और कंटेंट एडिटेबल का मतलब भी यहाँ दिखा रहा है, इंडिकेटिंग द एलिमेंट शुड बी एडिटेबल बाय द यूज़र, मतलब आप उसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ और ट्रू कर देता हूँ, क्योंकि ये बूलियन वैल्यू लेता है, तो मैं इसको ट्रू कर देता हूँ। और अभी आप देखिए मैं इस कंटेंट को एडिट नहीं कर सकता। मैं अगर यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर, मतलब यूज़र अभी एडिट नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ, अगर मैं सेव कर देता हूँ तो आप देखिए कि अभी मैं इसको यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ। मैं इसको पूरे टेक्स्ट, इस पैराग्राफ को एडिट कर सकता हूँ, देख रहे हैं आप? तो ये जो एट्रीब्यूट है ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया हाय माय नेम इज़ दीपक, ठीक है। तो ये कंटेंट एडिटेबल है, ये एडिट कर सकते हो आप यहाँ पे। तो इसका भी जगह पे, कहीं जगह पे यूज़ होता है जब हम फॉर्म वगैरह बनाएंगे,
है ना, तब यूज़ होगा। बस अभी आप ये समझिए कि ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये ग्लोबल है। हम इसको H1 में भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको कंटेंट एडिटेबल, देखिए आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, यही बहुत अच्छी बात है विजुअल स्टूडियो कोड की। जहाँ जो चीज़ लग सकती है उसके बारे में ऑटोमेटिकली आपको एक मेन्यू दे देता है कि भाई ये प्रोग्राम यहाँ पे लग सकते हैं, कंटेक्स्ट मेन्यू भी यहाँ पे लग सकता है, ठीक है। तो ये सब एट्रीब्यूट्स हैं, वो धीरे धीरे जैसे मैं हर एलिमेंट के बारे में बताऊँगा तो उसके बारे में, उस एट्रीब्यूट मतलब उस एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो ग्लोबल एट्रीब्यूट्स मेरे को इसलिए बताना ज़रूरत है क्योंकि अभी हम बॉडी सेक्शन में आ गए हैं, तो बहुत से ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो ग्लोबली लगते हैं, मतलब ऐसे एट्रीब्यूट्स जो हर जगह यूज़ हो सकते हैं, हर एलिमेंट के लिए यूज़ हो सकते हैं। तो कंटेंट एडिटेबल, अगर मैं यहाँ पे बूलियन वैल्यू देता हूँ ट्रू, देखिए कंटेंट बूलियन वैल्यू को समझिए, जावास्क्रिप्ट पे जब आएंगे तब आपको बूलियन के बारे में समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ बूलियन वैल्यू में आपको इतना ही समझाता हूँ कि बूलियन वैल्यू जो होता है दो ही वैल्यू देता है। बूलियन का मतलब होता है या तो वो ट्रू लेगा या तो फॉल्स देगा, ठीक है। हर एलिमेंट का जो डिफ़ॉल्ट कंटेंट एडिटेबल वैल्यू होता है वो फॉल्स होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मैं जैसे कि ये आप देखिए यहाँ पे एडिट नहीं हो रहा है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ब्राउज़र उसका फॉल्स रखता है कि एडिट नहीं कर सकता यूज़र उसको। लेकिन यहाँ पे मैंने उस वैल्यू को चेंज कर दिया और मैंने यहाँ पे एक वैल्यू को ट्रू सेट कर दिया। अब मैं H1 पे भी लगा सकता हूँ क्योंकि ये ग्लोबल एट्रीब्यूट्स है, मैं कहीं भी लगा सकता हूँ इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी देखिए H1 पे लगाया, मैं यहाँ पे भी इसको चेंज कर सकता हूँ। आया समझ में आपको? तो आप एडिट कंटेंट एडिटेबल का एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल ग्लोबली कहीं भी कर सकते हैं किसी भी। तो इसका मतलब यही था। क्लास और आईडी का मैं अभी इसलिए आपको नहीं बता रहा क्योंकि वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। मैं अभी जो एलिमेंट यूज़ कर रहा हूँ उसके ऊपर बता रहा हूँ, क्योंकि क्लास हम इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी अगर यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको जैसे यहाँ पे ये हटा देता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लास लिखता हूँ तो यहाँ देखिए आ रहा है क्लास, ठीक है। तो ये CSS और जावास्क्रिप्ट के टाइम पे काम आता है, और मैं इसके बारे में अभी इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये अभी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। और आपको पता है कि एट्रीब्यूट्स हमेशा ओपनिंग टैग में ही लगता है, तो इसलिए हम ओपनिंग टैग के अंदर ही एट्रीब्यूट्स लेंगे, मतलब उसकी नेम और वैल्यू देंगे, ठीक है। उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद कंटेंट और फिर क्लोजिंग टैग आएगा, ठीक है। तो क्लास के बारे में मैं इसलिए आपको अभी नहीं बता रहा। अभी जो मैंने बताया वो एलिमेंट्स ग्लोबल एट्रीब्यूट्स कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में बताया। जैसे कंटेंट एडिटेबल एक हो गया, फिर आपका डाटा होता है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं हम कोड उसका। तो ये सिर्फ आप अभी याद कर लीजिए। ड्रैगेबल होता है, ठीक है, ड्रैगेबल एक होता है। ड्रैगेबल का मतलब क्या होता है, अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे ड्रैगेबल करके, क्योंकि ये भी स्क्रिप्टिंग के अंदर ही काम करेगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसको मैं उठा के इसमें डाल सकता हूँ। जैसे अभी क्योंकि कंटेंट एडिटेबल है तो यहाँ पे डल गया। तो इसमें क्या होता है कि आप कंटेंट एडिटेबल के साथ उसको ड्रैग कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ये जो क्लास है वो काम करता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से भी इसको, क्योंकि कॉपी तो आप कर सकते हो ना, तो एडिटेबल कंटेंट में तो ये देखिए आप कॉपी तो कर सकते हो, ठीक है। कॉपी करके मैं अगर इसको यहाँ डालता हूँ तो यहाँ पे डल जाएगा, ठीक है। और जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे भी उठा के ऐसे डाल देता हूँ तो ये कॉपी हो रहा है और यहाँ पे कंटेंट में, कंटेंट जो एडिटेबल कंटेंट है उसके अंदर आ रहा है, ओके। लेकिन ड्रैग का जो मतलब एक्चुअल में होता क्या है कि, कहाँ गया मेरा वर्ड, ड्रैगेबल का मतलब क्या होता है, आप इसको पूरा उठा सकते हो। अभी मैं उठा नहीं पा रहा हूँ इसको, अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वो सिलेक्ट करने का कॉपी हो रहा है बस, लेकिन ये हिस्सा यहीं पड़ा है, ये कॉपी हो रहा है। तो ड्रैगेबल जब आप लगाएंगे तो ये हिस्से को उठा के आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, मतलब ये जहाँ भी प्लेस होगा ये पूरा का पूरा प्लेस हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा। तो उसका मतलब होता है ड्रैगेबल। तो ड्रैगेबल स्क्रिप्टिंग के टाइम पे काम आता है, वो ये भी आप किसी भी एलिमेंट पे लगा सकते हैं।
सेम ड्रॉप जोन है, ये एक एट्रीब्यूट है जो हर एलिमेंट पे यूज़ कर सकते हैं। हिडन है, हिडन एक एट्रीब्यूट है, इसका भी हर एलिमेंट पे यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जैसे डाल दूँ हिडन, ठीक है, और हिडन की वैल्यू जो कर देता हूँ फॉल्स करके इसको कर देता हूँ, तो अब देखिए टॉपिक्स के अंदर का जो पैराग्राफ है, टॉपिक्स के अंदर का पैराग्राफ जो है वो हिडन हो गया है, नहीं दिख रहा है। तो इसका हिडन का ये काम होता है कि कई बार हमको क्या होता है जब हम लूप चलाते हैं या हमें कुछ चीज़ नहीं दिखाना है और जैसे आदमी पेज खोले उसको नहीं दिखाना है, उसके बाद कुछ बटन दबाने के बाद वो जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करके हम इस हिडन की वैल्यू को ट्रू करवा सकते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट डायनामिक होता है, वो आपके HTML एलिमेंट्स की वैल्यूज़ को मैनिपुलेट कर सकता है और CSS की वैल्यू को भी मैनिपुलेट कर सकता है। तो बहुत बहुत मज़ा आने वाला आपको आगे, तो वो आपको और अच्छा लगेगा जब अपन जावास्क्रिप्ट की तरफ आएंगे। तो अभी सबसे पहले ज़रूरी है कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर को समझना, जिससे आप एक बड़ा वेब पेज, एक प्रोफेशनल वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हो। तो हिडन का मतलब यही होता है कि आपका जो चीज़ें हैं उसको हाइड करना। अगर मैं हिडन फॉल्स कर देता हूँ तो यहाँ पे आपका को हिडन को मैं अगर हटा देता हूँ तो यहाँ पे आपका हिडन जो है अभी काम करेगा। तो हिडन का यही मतलब होता है, हिडन करना मतलब हिडन को आप वैल्यू हिडन, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे ट्रू कर दूँगा, वैल्यू ट्रू, मतलब मैं बोल रहा हूँ हिडन को ट्रू कर दो, मतलब हिडन को छुपा दो, ओके। और यहाँ पे मैं अगर फॉल्स कर देता हूँ तो यहाँ पे, क्योंकि फॉल्स नहीं है, इसमें एक ही चीज़ चलता है, इसमें ट्रू चलता है, सॉरी मैं बता भूल गया, इसमें एक ही चीज़ चलता है हिडन, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में ये ऑलरेडी आपका फॉल्स ही रहता है। जैसे अभी आप हटा दिए हिडन तो ये नहीं दिख रहा, तो एक ही वैल्यू चलता है हिडन में, ट्रू अकेला। अगर हिडन ट्रू कर देंगे, आप वैल्यू ट्रू दे देंगे हिडन का एट्रीब्यूट्स में, तो वो हाइड कर देगा उसको वापस आप दिखा सकते हो। प्रोग्राम जब चल जाता है उसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप वापस उसको चेंज कर सकते हो, ओके। तो जो फॉल्स जो आ रहा है वो अभी इसलिए नहीं दिखाएगा, फॉल्स में काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसके जो फॉल्स करने का जो मेथड होता है, मतलब हिडन को वापस दिखाने का, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपन चेंज कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट यहाँ फॉल्स लिखेंगे नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है फॉल्स, क्योंकि अभी अपन को दिख रहा है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ओके। तो ये हिडन जो होता है ये ग्लोबल एट्रीब्यूट्स, इसको आप H1 में भी लगा सकते हो, जितने भी एलिमेंट्स हो आप मेटा में भी लगा सकते हो, हेड में लगा सकते हो, बॉडी में लगा सकते हो। ग्लोबल एट्रीब्यूट्स का मतलब ये है कि ये एट्रीब्यूट्स आप कहीं भी लगा सकते हो। लैंग जो होता है वो होता है आपका लैंग्वेज सेट करना, जैसे कि आपने यहाँ देखा होगा हमने यहाँ पे लैंग सेट किया है, ये भी ग्लोबल एट्रीब्यूट्स है। आप H1 में भी लैंग्वेज सेट कर सकते हो कि आपको चाइनीज़ दिखाना है तो चाइनीज़ आप यहाँ लगा सकते हो, इंग्लिश दिखाना तो इंग्लिश दिखा सकते हो। तो ये काम करता है लैंग का। और उसके बाद आपका स्पेल चेक होता है, स्पेल चेक एक एट्रीब्यूट होता है। स्पेल चेक में क्या होता है कि आपका जो अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरा ये जो H1 कंटेंट है या हम पैराग्राफ है, तो हम यहाँ पे स्पेल चेक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि इसके भी दो ही हैं, विच इंडिकेट दैट द एलिमेंट शुड बी इफ पॉसिबल चेक फॉर स्पेलिंग एरर्स। तो स्पेलिंग एरर्स के लिए हम उसको चेक करा सकते हैं, ओके। तो स्पेल चेक का भी यही यूज़ होता है, ठीक है। तो आप उसको ज़्यादा उसको वो मत समझिए, मतलब आप ज़्यादा डीप में भी इसलिए नहीं जा रहे हैं अपन अभी, क्योंकि वो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा आपको, ठीक है। मैं इसी बार बार इसको सेव कर देता हूँ, ओके। तो अभी सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेलिंग कैसे चेक करेगा, आपकी डिक्शनरी के थ्रू चेक करेगा, है ना। डिक्शनरी या ग्रामेटी जो भी आप फंक्शन डाल के एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस अगर चेक करने का रखे हो तो वो यहाँ पे आपका अंडरलाइन मार्क कर देगा। तो स्पेल चेक का मतलब यही होता है। आप देखिए एन एन्यूमरेटेड एट्रीब्यूट डिफाइंस वेदर द एलिमेंट में बी चेक्ड फॉर स्पेलिंग है। इसमें यहाँ पे फॉलोइंग वैल्यूज, बूलियन वैल्यू है ट्रू या फॉल्स, ठीक है।
which indicates that the element should be if possible check for spelling errors, false which indicates that the element should not be checked for spelling errors। तो ये काम होता है, कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जो ग्लोबल एट्रीब्यूट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उसके बारे में मैं आपको, इसके बारे में हम डीप में चलेंगे जैसे जैसे हम कवर करेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये हिस्सा भी उतना ज़रूरी नहीं है। फिर एक स्टाइल होता है, स्टाइल एट्रीब्यूट होता है। स्टाइल एट्रीब्यूट कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग कि जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ, ये एक्चुअली में CSS का फंक्शन है। आप देखिए स्टाइल मैंने यहाँ जैसे ही लिखा CSS का है। फिर मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं स्टाइल यहाँ लिखता हूँ और बैकग्राउंड कलर जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल बैकग्राउंड कलर ये ऑप्शन आ गया यहाँ पे, और मैं इसको दे देता हूँ ब्लू, ठीक है, पैराग्राफ को। तो अब मैं सेव करूँगा ना, तो अब आप देखिए मेरा ये कलर ब्लू हो गया, ओके। और मैं और भी चीज़ दे सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैं चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ कलर इज इक्वल टू आपका, सॉरी अगर मैं यहाँ दे सकता हूँ, एक मिनट, तो कलर, तो कलर मेरे को अगर देना हो तो मैं यहाँ पे कौन सा कलर दे दूँ, फ़ॉन्ट का कलर की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे दे देता हूँ जैसे मुझे अच्छा कलर जो लग रहा है वो थोड़ा सा पीछे ब्लू है ना, तो मैं यहाँ दे सकता हूँ, ब्लू है तो सियान कलर देते हैं। ये सब मैं आपको एग्जांपल्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी स्टाइल पे हम बिल्कुल मत जाइए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कलर जो है वाइट से ये ब्लू कलर हो गया। तो इस तरीके से स्टाइल का कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो, इधर पे भी आप यूज़ कर सकते हो स्टाइल का, ठीक है। अब मैं स्टाइल यहाँ पे दे देता हूँ और इसकी वैल्यू दे देता हूँ जैसे कलर ही दे देता हूँ, ठीक है। तो कलर दे देता हूँ इसका मैं डार्क मैजेंटा, ठीक है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अब देखिए डार्क मैजेंटा कलर में आ गया है, ओके। तो इसका ये एक्चुअली में CSS की प्रॉपर्टी है, इसका एक सिंटेक्स होता है, इस पे आप अभी मत जाइए, क्योंकि मैं सिर्फ आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई कि आपके जो ग्लोबल एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है और कौन कौन से ग्लोबल एट्रीब्यूट्स हैं जिसको हम लगा सकते हैं मैक्सिमम हर एलिमेंट पे, ठीक है। तो अभी आप इन सब चीज़ों में बिल्कुल मत पड़िए, क्योंकि ये कंफ्यूज कर देगा। आप सिर्फ इसको समझिए कि जो एट्रीब्यूट्स के बारे में जो बता रहा हूँ ये कौन कौन से और कहाँ लगा सकते हैं। तो ये अपन बाद में भी मैं इसको समझाऊंगा अच्छे से, जब हम CSS वगैरह में आएंगे, जावास्क्रिप्ट करेंगे, तब ये काम आएगा आपका, ठीक है। तो फिलहाल आप ये जो मैं लिख के दे रहा हूँ इसको आप समझिए कि ग्लोबल एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं। स्टाइल है, फिर आपका आता है टैब इंडेक्स है, ठीक है। टैब इंडेक्स क्या काम करता है, ये भी आप किसी भी एलिमेंट्स पे लगा सकते हो टैब इंडेक्स। जैसे अगर मैं यहाँ टैब इंडेक्स करूँगा तो ये आएगा टैब इंडेक्स, ठीक है। टैब इंडेक्स का काम क्या होता है, जैसे कि आपने मान लीजिए कि यहाँ पे आपने 3 टॉपिक दे रखा है, पोएम, सब्जेक्ट और पोएम, टॉपिक्स और सब्जेक्ट, ये 3 हेडलाइंस है। अब आप चाहते हैं कि बंदा अगर टैब दबाए, जैसे अगर अभी हम टैब दबाएंगे तो हमारे ब्राउज़र के ऊपर टैब जा रहा है, जैसे ये देखिए सिलेक्ट फोकस हो रहा है ना, ये नीला हो जाएगा। फिर टैब दबाएंगे तो हम जब टैब दबाएं तो इसके ऊपर ऐसे फोकस हो जाए, है ना, इस पर कुछ लाइन या अंडरलाइंस आ जाए। तो टैब इंडेक्सिंग का मतलब यही होता है। तो ये भी आपका जावास्क्रिप्ट के टाइम पे काम आता है टैब इंडेक्स, लेकिन ये आप किसी भी एलिमेंट में लगा सकते हैं। उसके बाद आता है टाइटल। टाइटल जो होता है ये वो टाइटल है, ये एक्चुअल में टाइटल एट्रीब्यूट्स है, ओके। और एक टाइटल हमने यहाँ देखा था, ये टाइटल जो होता है ये एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन इसका रोल अलग है। और एट्रीब्यूट जो टाइटल है इसका रोल अलग है। वो कैसे, वो मैं बता देता हूँ कि आप जैसे मान लीजिए मैं यहाँ H1 में एट्रीब्यूट से, तो मैं H1 ओपनिंग टैग के अंदर टाइटल देता हूँ और यहाँ दे देता हूँ दिस इज़ माई हेडिंग, ओके। और फिर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज और कंटेंट और हमारा क्लोजिंग टैग। ये टाइटल क्या करता है, टाइटल का काम क्या होता है, टूल टिप दिखाता है। मतलब जैसे ही यूज़र आपके हेडिंग के ऊपर
अपने माउस को ले जाएगा तो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा जो बताएगा कि ये हेडिंग क्या है, मतलब ये पोएम क्या है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ तो आप देखिए, आप ब्राउज़र पे जाइए, ये पोएम तो लिखा है लेकिन टाइटल हमने दिया है यहाँ कुछ दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हम पोएम के बाद माउस को रखेंगे तो ये देखिए दिस इज़ माई हेडिंग करके लिखा आएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये मैक्सिमम हम लोग यूज़ करते हैं बटन्स में या टेक्स्ट में या हेडिंग्स में, हम लोग इसको यूज़ करते हैं टूल टिप का। ठीक है, ताकि यूज़र को समझ में आ जाए कि भाई ये चीज़ क्या कर रहा है। तो जैसे माउस रखोगे तो उसमें आपका टूल टिप बनाएगा दिस इज़ माई हेडिंग। आप यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हो जो आपको कंटेंट के अंदर लिखना है, वैल्यू देना है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्क्रिप्ट विद दीपक, तो वो यहाँ पे स्क्रिप्ट विद दीपक ही दिखाएगा। ठीक है, तो ये देखिए स्क्रिप्ट विद दीपक आ रहा है। ठीक है, और किसी में करूँगा तो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैंने टाइटल नहीं दिया। तो ये रोल है आपका टाइटल का, और ये किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हो। जितने भी एलिमेंट्स हैं HTML के अंदर या टैग नेम है उसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये सारे ग्लोबल एट्रीब्यूट्स हैं। फिर आता है एक ट्रांसलेट। ठीक है, ट्रांसलेट का क्या काम होता है? ट्रांसलेट का काम भी कुछ इसी तरीके से होता है। जो आपका जो पेज होता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका आप इंग्लिश में लिख रहे हैं आप कंटेंट अपना, और चाइनीज़ बंदा उसको खुलता है तो उसको तो इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, तो वो क्या करेगा? तो हम अगर अपने कंटेंट के बीच में ट्रांसलेट कर देंगे, ट्रांसलेट एट्रीब्यूट्स को लगाएंगे, ट्रांसलेट किस में करना है उसकी एक वैल्यू दे देंगे, तो वो जो है बंदा उसको ट्रांसलेट करवा सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक मिनट, इसको मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि ग्लोबल एट्रीब्यूट्स हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ ट्रांसलेट लिखता हूँ, ये देखिए, an enumerated attribute that is used to specify whether an element's attribute values and the values of its text node children to be translated when the page is localized or whether to leave them unchanged. It can have the following value: empty string and yes, which indicates that the element will be translated, no, which indicates that the element will not be translated. ट्रांसलेटेड हम लिखते हैं और येस लिखते हैं क्योंकि ये भी जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है। तो इसमें दो ऑप्शन आता है सिर्फ, या तो येस या तो नो। जैसे येस करेंगे, जब भी वो पेज हमारा खुलेगा, ये पेज खुलेगा, तो उसके पास एक ऑप्शन आ जाएगा गूगल से, डू यू वांट टू ट्रांसलेट दिस पेज। हमने देखा होगा जब भी हम चाइनीज़ वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें लिखा आता है डू यू वांट टू ट्रांसलेट दिस पेज। तो जो इंडेक्सिंग है, सर्च इंजन से, वो तुरंत जो है इस पेज को ट्रांसलेट करना है कि नहीं करना वो पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो ट्रांसलेट का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसका काम यही है, लेकिन मैक्सिमम ये काम उसी वक्त पड़ता है जब हमारा वेबसाइट ग्लोबली होता है और हमारा कंटेंट देश विदेश में जाता है, तो उन कंट्री के हिसाब से वो पेज उस कंट्री के लैंग्वेज के हिसाब से अडेप्ट कर सके। तो ये होता है। तो टोटल 13 ग्लोबल एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, तो आप इसको आप लिख सकते हैं ग्लोबल एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं। क्लास है, आईडी है, और सेम इसमें मैं लिखना भूल गया, ये सब जो है वैल्यू ज़रूर रहेगी। तो मैंने सिर्फ एट्रीब्यूट का नेम दिया है अभी, तो आप यही समझ लीजिएगा ये हर सब का वैल्यू है। क्लास, आईडी, कंटेंट एडिटेबल, डाटा, ड्रैगेबल, ड्रॉप जोन, हिडन, लैंग्वेज, स्पेल चेक, स्टाइल और टैब इंडेक्स, टाइटल और ट्रांसलेट। ठीक है, तो ये सब स्मॉल लेटर्स में ही आएंगे। ये कैपिटल आप देख रहे हैं, सी, आई कैपिटल, सी कैपिटल, ई कैपिटल, ये ऐसा नहीं रहेगा, इसको आपको स्मॉल में ही देना है। तो ये सारे के सारे ग्लोबल एट्रीब्यूट्स होते हैं, और जो ग्लोबल एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो आप किसी भी एलिमेंट्स में, मतलब किसी भी एलिमेंट्स में, ज़रूरी नहीं कि आप कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स में, किसी भी एलिमेंट्स में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इसके फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेटा में आप यूज़ कर सकते हैं, H1 हेडिंग्स में यूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे कार सेट है, वो सिर्फ पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए ही काम करेगा। जैसे कार सेट को आप हेडिंग्स में यूज़ नहीं कर सकते, नहीं काम करेगा। ये सिर्फ दो जगह काम करता है, एक तो मेटा एलिमेंट के लिए, मेटा डाटा के लिए, और दूसरा स्क्रिप्ट एलिमेंट के लिए। ठीक है, और उसी तरीके से जैसे लैंग्वेज है, लैंग्वेज ग्लोबल एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो।
जैसे कि अगर आप इसमें यूज़ कर सकते हो लैंग्वेज को, चाइनीज़ में दिखाना आपके कंटेंट को चाइनीज़ में दिखाएगा जब भी पेज लोड होगा। तो ये वो 13 आपके ग्लोबल एट्रीब्यूट्स हैं, इसको बस आप याद कर लीजिए, क्योंकि मैं सबके बारे में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जो मैंने अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे H1 एलिमेंट के बारे में बताया, P एलिमेंट के बारे में, पैराग्राफ एलिमेंट के बारे में बताया, ठीक है, तो उस ग्लोबल एट्रीब्यूट्स को ही मैं डीपली बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। और वाक्यों का इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अगर मैं उस टॉपिक को अभी बीच में लेके आऊँगा पैराग्राफ्स और हेडिंग में तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। स्टाइल का मैंने CSS का थोड़ा सा बताया, लेकिन वो कंप्लीट CSS नहीं है, CSS बहुत बड़ा वाइड टॉपिक है, तो इसलिए मैंने उसको सिर्फ आपको एक छोटा सा एक झलक दिखाया था कि स्टाइल एट्रीब्यूट आप लगा के क्या कर सकते हैं आपके एलिमेंट्स के अंदर। ओके, तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, और आप प्रैक्टिस करते रहिए। H1 क्या होता है, P क्या होता है, आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आप कोड लिख के आप इसको थोड़ा सा करके देखिए क्या रोल प्ले करता है आपके प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।